नमस्कार। मैं विश्वास उटकी हूँ। आपको याद होगा कि रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स फाइट फॉर द ग्रेचुइटी, इस मामले पे हम लोग एक पूरा ग्रुप बना चुके, व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने आप सबको लिंक भेजी थी, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। और वो जो ग्रुप का नाम है, मैंने जैसे बताया, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स फाइट फॉर द ग्रेचुइटी। अभी जो ग्रुप है, इसमें 1025 लोगों ने, मैंने जिस फॉर्मेट को सर्कुलेट किया था, जो लोग ग्रुप में आके यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन हमने दी कि आपके ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन के हिसाब से जो ग्रेचुइटी है वो सही ढंग से आपको मिली नहीं है, और इसलिए सही ढंग से अगर आपको फिर से क्लेम करना है तो ये फॉर्मेट इस्तेमाल कीजिए। वो फॉर्मेट मैंने दिया था। उस फॉर्मेट पर अभी 1025 लोग ग्रुप नंबर 1 में आ चुके हैं। अभी भी मेरे ख्याल से और 1000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें और टाइम देना चाहिए। पहले मैंने टाइम दिया था 25 तारीख तक सब लोग अपना एप्लीकेशन देना चाहिए। फिर वो तारीख मैंने बढ़ाई थी 27 तारीख को, फिर वो 31 बनाई। अब रिक्वेस्ट है कि 5 फरवरी तक हम एप्लीकेशन के लिए तारीख बढ़ा रहे हैं। 5 तारीख इसलिए कि इसके बारे में जो रिट पिटिशन जो ढांचा है, लॉ पॉइंट्स है, वो ऑलरेडी 15 दिन पहले डिस्कस हो चुके हैं। और इसीलिए इस रिट पिटिशन में, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद ओएसआर का जो 1979 का ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन है, वो आपको एक बेहतर ग्रेचुइटी दिलवाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने, मैनेजमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन किया, हर बैंक के मैनेजमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन किया उसको स्वीकार किया। कुछ लोग एएलसी में गए, एएलसी ने कुछ जगह पे या 2-3 जगह पे सही इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन बैंक के मैनेजमेंट ने उसको चैलेंज किया है। कहीं पे डेप्यूटी सीएल किसी पास चैलेंज किया है, बम्बई में हो या दिल्ली में हो या और कहीं हो, ये एक बात। और फिर भी कुछ मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब इंटरप्रिटेशन जो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किया, बैंकों के मैनेजमेंट को जो गाइडेंस है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन को इग्नोर करते हैं और अपने हिसाब से ग्रेचुइटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए ये अन्याय है। हमारे तमाम ऑफिसर्स पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसमें से अपने आप एएलसी के पास जाने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम। तो सवाल कुछ दिनों पहले ये आया कि मैं बम्बई में हूँ, तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि ये ओएसआर है, हमारे पर ऐसे ही अन्याय हो रहा है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ओएसआर का इंटरप्रिटेशन, कानून से इंटरप्रिटेशन जो है, उसको हम आगे ले जाएंगे। हम लड़ सकते हैं, लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर कानून तो मैनेजमेंट के ऊपर है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के ऊपर है, देश का कानून जो है वो इम्पोर्टेंट है। आखिर ओएसआर क्या होता है? हर बैंक में जो ओएसआर आता है, मतलब ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन जो आता है, पहले तो ऑफिसर्स के संगठन के साथ जॉइंट नोट बनाई जाती है। जॉइंट नोट में ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशन जो है वो आती है। अवार्ड साहब के लिए अंडर आईडी एक्ट सेटलमेंट होता है। अब यहाँ जो सवाल आया है वो है ग्रेचुइटी का। ग्रेचुइटी के बारे में दो बातें हैं। एक तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में बना, और ग्रेचुइटी के एक्ट में ये एक प्रावधान है कि आपके इंडस्ट्री में, अब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में है, हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट स्टेटमेंट हो या ओएसआर हो, मतलब ऑफिसर सर्विसेज रेगुलेशन हो, जो जॉइंट नोट के बाद ओएसआर में उसकी तब्दीली होती है, और वो ओएसआर हर बैंक की बोर्ड में एक बोर्ड रेजोल्यूशन बन के इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है। बैंकों के बोर्ड में आईबीए और 4 संगठन जो है वो, उसमें आईबोक है, उसमें एआईबीओए है, उसमें इनबोक है और उसमें नोबो है।
ये 4 ऑफिसर्स के संगठन जॉइंट नोट पर बाइपोटेट करते हैं, लेकिन वो कानूनन आईडी एक्ट में नहीं आता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उसको एक सैंक्शन देती है तो बैंक के बोर्ड में से उस चीज को एक बोर्ड रेजोल्यूशन बन के आता है, तो वो उसकी सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया हुआ कानूनी डॉक्यूमेंट बनता है। मेरा कहने का मतलब ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। इसमें जो ग्रेच्युटी का मामला है, इसके बारे में क्या लिखा है? ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979 की बात, देखिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 72 कहता है, मैं आपको सेक्शन 4 इंटू ब्रैकेट 5, सेक्शन 4 इंटू ब्रैकेट 5, ये एक आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन दे रहा है। ये कह रहा है कि आपके इंडस्ट्री का जो सर्विस रेगुलेशन है, इसमें अगर आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के सीलिंग के आगे भी अगर कुछ चीजें आपकी सर्विस कंडीशंस में मान्य है, तो आपको ग्रेच्युटी से ज्यादा अगर बेनिफिट है तो हायर द बेनिफिट, ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। सो हायर द बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। ये आपकी बैंक नहीं, सरकार ने बनाया हुआ कानून 1972 का सेक्शन 4(5) कहता है। नंबर 1। नंबर 2, इसी एक्ट का एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 14 भी है। तो ये डबली इंश्योर करता है कि हायर बेनिफिट किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में सर्विस रेगुलेशन में अगर कुछ है तो हायर द बेटर, वो मिलना चाहिए। इट मस्ट बी मेड अवेलेबल एंड दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी खुद कहता है। अब हम ओएसआर की प्रोविजन को देखेंगे। ओएसआर की प्रोविजन में मैंने जो ग्रुप बनाया, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स फाइट फॉर द ग्रेच्युटी, उस ग्रुप में मैंने एक फॉर्मेट सर्कुलेट किया। वो फॉर्मेट सर्कुलेट करने के बाद अब जितने लोग आए हैं, पहले ग्रुप में 1025 लोग आ गए हैं। पूरे देश भर के बैंकों में से लोग स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 5 तक के लोग आ गए हैं। वो जब रिटायर हो गए, कुछ लोग 9 में, 10 में, कुछ लोग 15 में, 16 में, कोरोना के बाद वाले ज्यादा है। ये 10 लाख जब सीलिंग था तब के भी लोग हैं, और 20 लाख का सीलिंग आ गया उसके बाद के भी लोग हैं। लेकिन सीलिंग के आगे किसी को कुछ मिलता नहीं है, ये एक अन्याय की बात है। सीलिंग एक्ट में लिखा है, लेकिन सीलिंग के आगे मिलने की एक संभावना आपके ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में है। जो पहले जॉइंट नोट हुआ, वो ओएसआर हुआ, बोर्ड रजिस्ट्रेशन आ गया, इसलिए वो आपकी सर्विस कंडीशन बन गई। उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में जो पेड डेफिनेशन है, उसमें मैंने जो फॉर्मेट सर्कुलेट किया है, ध्यान से सुनिए। उसमें मैंने लिखा है कि आपका लास्ट ड्रॉन जो बेसिक पे है ना ऑफिसर्स का, स्केल 1, 2, 3, 4, 5 जो कोई भी हो, वो लिखो। बाद में आपका डीए लिखो। लोग पूछते डीए पर मिलता है, अरे भाई लिखो ना, आपके ओएसआर में है ये। और बाद में उसमें एफपीपी है, उसमें पीक्यूपी है, उसमें आपके कोई स्पेशल अलाउंस है, उसके ऊपर डीए मिलता है, वो एक डीए है। इस तरीके से जहां जहां डीए मिलता है और जहां जहां ये सारी चीजें बेसिक पे का हिस्सा बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपके ग्रेच्युटी के डेफिनेशन में आती है। इसलिए पे फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी, ये ठीक से पढ़ लो ना भाई। और इसमें ये ABCDEF, ये 5 मुद्दे मैंने मेरे पहले वाले मेरे वीडियो में बताया था। मैंने कहा कि ऑफिसर्स को ग्रेच्युटी एक्ट से भी ज्यादा मिलती है, आप उसके हकदार हो, तो आप ठीक ढंग से एप्लीकेशन करो। कोई एक मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, खैर हम उसको चैलेंज करेंगे। कुछ ALCs ने उसका सही इंटरप्रिटेशन किया है, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने इस कानून को सही ढंग से लिखा है
और वो अगर आप ऑर्डर पढ़ते हो, मेरे हिसाब से इंडियन ओवरसीज बैंक का है, कैनरा बैंक का है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पुणे के एलसी ने एक अवार्ड दिया है। एक अहमदाबाद में जो एलसी है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में, उन्होंने अवार्ड दिया है, वो सेंट्रल बैंक के बारे में है। अब ठीक ढंग से पढ़िए, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो सही इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन ये सही इंटरप्रिटेशन एएलसी ने करने के बाद भी जो एएलसी एक ग्रेच्युटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर मिनिस्ट्री ने तय किया है, और ये जब कंसिलेशन करता है फॉर द ग्रेच्युटी तो वो अवार्ड देता है, तो इनफैक्ट वो एक अथॉरिटी है, कानूनन अथॉरिटी है। फिर भी डेप्यूटी सीएलसी के पास चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और मैटर्स लिंगरिंग रहते हैं। और इसलिए सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अकेले अकेले कैसे लड़ेंगे, इसलिए सबको साथ में करना चाहिए। इसलिए मैंने सबको साथ में किया, एक ग्रुप बनाया। 1025 लोग पहले ग्रुप में है, और दूसरे ग्रुप में देखते देखते मतलब पहले 15 दिन में 1000 लोग आ गए। मैं समझता हूँ अगले 5 दिन में 1000 लोग दूसरे ग्रुप में आएंगे, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन रिटायरमेंट के बाद जो आपने बेसिक पे लिया, जो डीए लिया, जो स्पेशल लिया, जो पीक्यूपी लिया, जो एफपीपी लिया, वो ठीक, और डीए जो लिया, वो ठीक से मालूमात करो। सही आंकड़ा आपके जहां से आप रिटायर हो गए वहां से मिलेगा। अब आप जब रिटायर हो गए तो आपको ही पास ही आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट रहेगा, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ये आपका काम है। आपके जो कंटेम्प्रेरी है उनसे ले लो, या आपके पास नहीं है तो फिर अपने जहां से रिटायर हो गए वहां से ले लो, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में टाइप करके आपके सिग्नेचर के बगैर नहीं आते तो हम नहीं ले सकते। तो आपका सिग्नेचर करके जब आएंगे तो उसको हम इस रिट पिटिशन में एग्जिबिट बनाएंगे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये पूरा मामला लॉ पॉइंट्स स्टडी होने के बाद आपके सारे एग्जिबिट्स हम उस रिट पिटिशन का हिस्सा बनाएंगे। इसलिए आपको चौकन्ना रह के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देना है। तो मैं फिर से उस मुद्दे पर आता हूं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एक तरफ है जो कानूनन आपको आपके सर्विस कंडीशन में मिलने वाला जो ग्रेच्युटी है उसकी डेफिनेशन आप तय करते हो, वो अगर ज्यादा है तो कानून से आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए एएलसी अहमदाबाद में 20 लाख का सेंट्रल बैंक ने ग्रेच्युटी देने के बाद उस लेडी ऑफिसर्स को 9 लाख प्लस का फर्क देने को मजबूर किया। ये सितंबर 25 की बात है, तो ये 9 लाख कैसे मिले? मैनेजमेंट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया, इसको चैलेंज किया गया, इसलिए वो मिले। उसी प्रकार एएलसी पुणे में एक डिसीजन है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, जबलपुर में है, लेकिन उसको कॉन्टेस्ट किया जाता है आईबी की तरफ से, बैंक की तरफ से। मेरा कहना यह है भारत भर की सब केसेस लेके हम बम्बई हाईकोर्ट में जज के सामने बताएंगे इतने हजार लोग हकदार है। 10 लाख जिनको मिले शायद वो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख मिल सकते हैं उनको। जिनको 20 लाख मिले शायद उनको 29 लाख, 30 लाख, 31 लाख मिल सकते हैं। डेफिनेशन जो ओएसआर में लिखी है वो आपको ज्यादा दिलवाती है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट जो गाइडेंस ली थी इंडियन बैंक एसोसिएशन से वो कानून के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए हमको कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके हम उनको बताएंगे। तो ये रिट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप रियली विलिंग हो, तो एएलसी की अथॉरिटी को भी बैंक मैनेजमेंट और आईबी मानती नहीं है। तो हम देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में हमारा एप्लीकेशन जो है, हमने इसके ऊपर जो लीगल ओपिनियन लिया, जो मेहनत की है, अब हम 4 तारीख को हमारे लॉयर के साथ ये फाइनल करने वाले हैं। इसलिए मैं आज के सामने आपका वीडियो करने वाला हूँ। आप 15 दिन से 1000 लोग आ गए, लेकिन अपना जो कुछ डाटा आपके पास है तुरंत इकट्ठा कीजिए, और अब ये सारा मामला 24 नहीं 48 घंटे में हम आप हमारे पास भेज सकते हो। टेक्नोलॉजी एनेबल्स एवरीथिंग, इसलिए फॉर्मेट हमने दिया है। उस फॉर्मेट में क्या है कि आप
कहाँ से रिटायर हो गए, आपका पूरा नाम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता, आप ब्रांच कहाँ से रिटायर हो वो, और आपके बाकी के डिटेल जो है वो, पीएफ नंबर, ये सब। और फिर ग्रेच्युटी कितनी मिली, इसलिए वो ग्रेच्युटी के डेफिनेशन ओएसआर निकालो, देखो हमने फॉर्मेट दिया है वो उसी के आधार पर है। इसलिए फिर से एक बार कहता हूँ, बेसिक पे डीए, एफपीपी, पीक्यूपी और कोई स्पेशल अलाउंस है, हो सकते हैं, उसके ऊपर डीए, ये सब मामला आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर अब 30 साल के अंदर की सर्विस है तो कानून कहता है 15 महीने का आपको मिलेगा। वो हिसाब सबको मालूम है, महीना 26 दिन का होता है, वो फॉर्मूला एक्ट के हिसाब से चलता है। सवाल यहाँ पर ये है कि आपकी सर्विस 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 37 है, 40 भी है। तो ये हर साल में डेफिनेशन ओएसआर में ये लिखा है 1.5 months, लेकिन इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट कर रही है 1.5 month। तो 1.5 month का मतलब होता है 45 days, 1.5 month का मतलब होता है 15 दिन। अब ओएसआर हर बैंक का अलग अलग नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो 45 डेज, जो पहले 15 दिन का जो सवाल है अंडर 30 years ऑफ सर्विस, उसको एडिशन किया है 15 से आगे 45 डेज। और मैनेजमेंट कहती है नहीं 15 डेज, अरे 15 डेज तो 30 साल के नीचे भी है ना। तो फिर ये 15 डेज नहीं है, 1.5 month नहीं है, 1.5 month है। और 1.5 month का मतलब 45 डेज होते हैं। कारपोरेशन बैंक के ओएसआर में उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकाल के देखा हमने, अरे उसमें तो 45 डेज भी लिखा है। वैसा हर बैंक का अलग नहीं हो सकता जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। और असिस्टेंट लेबर कमीशनर के जो इंटरप्रिटेशन हमारे साथ में है, जिसको कानून एंड प्रोटेक्शन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में है अंडर सेक्शन 45 और सेक्शन 14 से अलग से लिखा हुआ है, ये डबल प्रोटेक्शन है। इसलिए हमारा हक बनता है कि बेटर 31, 32, 33 ईयर्स आगे, मतलब 30 साल के आगे वाली बियॉन्ड 30 ईयर्स के सर्विस के जो लोग हैं, उनको हर साल के लिए 15 दिन नहीं, 45 दिन का ग्रेच्युटी वर्कआउट करना चाहिए। वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला आप नजरअंदाज मत करो। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के हो या देना बैंक के हो या विजया बैंक के हो, पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। स्टेट बैंक में एक अलग बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्विस ग्रेच्युटी नाम का अलग सा मामला है। इसलिए ओएसआर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें सर्विस ग्रेच्युटी एक और अलग मामला है, ध्यान से देखिए। लेकिन जितने भी ऑफिसर्स बैंकिंग इंडस्ट्री के हैं, मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने बैंकों में से जो स्टैट्यूटरी है 10 लाख मिले चुप बैठ गए, 20 लाख मिले चुप बैठ गए, अरे लड़ने की बारी आती तो लड़ो ना। आप लड़ोगे तो जैसे अहमदाबाद के एएलसी ने 9 लाख प्लस का डिफरेंस वो लेडी ऑफिसर को, सेंट्रल बैंक को दिलवाने के लिए बाध्य किया। बहुत सारे बैंकों में निर्णय आए लेकिन उसको चैलेंज किए गए, तो हम क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? हम एएलसी के तक जाके रुकते हैं और एएलसी तक भी नहीं जाते। इसलिए अभी कलेक्टिवली हजारों की तादाद में हम बम्बई के हाईकोर्ट में जाएंगे। और हाँ, ये लीगल ओपिनियन है, कानून की धज्जियां इंडियन बैंक एसोसिएशन उड़ा रहा है। क्या आप मानेंगे? हम तो नहीं मानेंगे भाई। तो इसलिए हम एक साथ सारे रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, और हमने जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में से वो OSR gives you better than Payment of Gratuity Act and Payment of Gratuity Act section 45 and section 14 आपको ये कानून राइट देता है, जो बेहतर है, जो ज्यादा है, वो आप हकदार हो। तो इसलिए लाखों के रुपए आपसे जो आपके हक के हैं वो छीने गए हैं। और सवाल यह है कि आप किसी न किसी संगठन से जुड़े थे, अब आप रिटायर्ड होंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े होंगे, लेकिन आखिर आप एक अकेले ऑफिसर के हैसियत से नहीं लड़ सकते। इसलिए लड़ने का राइट आपको कानून देता है। आपको
बम्बई की हाईकोर्ट में एक रीट पिटिशन में मैं शामिल करना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं हूं। अब तो 1025 लोग आ गए। मेरा पहला वीडियो 12,000 लोगों ने देखा। मैंने जब कहा कि आप फॉर्मेट में एप्लीकेशन करो, वो वीडियो 8,000 लोगों ने देखा। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं फिर से अपील करता हूं, आपको जो लिंक भेजा जाएगा वो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स फाइट फॉर द ग्रेच्युटी ग्रुप नंबर 2, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। उस वीडियो के नीचे वो लिंक देने के बाद उसके जरिए आप ग्रुप नंबर 2 में शामिल हो जाइए और जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको ये सारे डेफिनेशन जो है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के एक्ट के डेफिनेशन क्या है, आपका ओएसआर क्या कहता है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और कानून आपका हक प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मैंने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट क्लॉज सेक्शन नंबर 4 इंटू ब्रैकेट 5 ये आपको हक दिलवाता है। दूसरा सेक्शन 14 आपको हक दिलवाता है और आपका ओएसआर 1979 के बाद आपको बेटर देन द एक्ट ये प्रोवाइड करता है आपके पे के डेफिनेशन में, और आप लेते नहीं हो। भाई आपका एप्लीकेशन तो भेजो। जितने लोग ज्यादा लोग आएंगे, लार्जर द बास्केट, स्मॉलर इज द एक्सपेंसेस पर हेड। कम लोग आएंगे तो खर्चा ज्यादा होता है। वकील की फीस अब तो 1025 से नहीं, अभी तो हजारों लोग आने वाले हैं, बहुत कम खर्चा होगा। खर्चे की बात मत करो, हक की लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। इसलिए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स फाइट फॉर द ग्रेच्युटी ग्रुप नंबर 2 की लिंक इस वीडियो के नीचे मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। डेफिनेशन तो मैंने आपको मुंह से बोल दिया है, आप तो समझदार हैं। आप सभी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, 4, 5, 6 बहुत लोग मैं जानता हूं, बैंकों से मैं जानता हूं। मेरी पहचान ये है कि मैं महाराष्ट्र में यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस का कन्वीनर था बहुत साल, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था बहुत साल। हाँ, मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का आज का कार्यकर्ता हूँ और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और जब पेंशन एग्रीमेंट हुआ ऑप्शन नंबर 2 और उसके बाद ये दोनों एग्रीमेंट पे मैं सिग्नेटरी हूँ। कुछ बुनियादी चीजें निश्चित रूप से जानता हूँ, सर्विस कंडीशन के, सेटलमेंट के, और इसलिए बैंकिंग को समझना है, हमारे हक को समझना है। और आज की तारीख में बैंकिंग के हालात बद से बदतर होने जा रही है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस होने जा रहे हैं। वो बात भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ ग्रेच्युटी इस मामले में आपको ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन करना है। लिंक मैं इसी वीडियो के साथ आपको दे रहा हूं। मैं अपेक्षा करता हूं अगले 3 या 4 दिन के अंदर आप तैयारी के साथ टाइप करा के उस फॉर्मेट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए। अगर आप विलिंग है तो हम आपके लिए फाइट करेंगे, आप विलिंग नहीं है तो बात ही नहीं है। तो इसलिए हक की लड़ाई के लिए आपको विलिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ लाख रुपए आपसे इंडियन बैंक ऑस्ट्रेलिया और आपकी खुद की बैंक ने आपको नहीं दिए, वो दिलवाने के लिए ये फाइट फॉर द ग्रेच्युटी, एप्रोप्रिएट ग्रेच्युटी, इसके लिए ये मेरा वीडियो तीसरा है। हजारों के तादाद में इसको वायरल करो। आपको अगर पढ़ना है तो आपके पूरे बैंक पे आपके जितने कंटेम्परेरीज है उनको इस वीडियो को लाइक और शेयर करने को बोलिए, लिंक में ज्वाइन करने को बोलिए, क्योंकि आज के जो संगठन है वो संगठन इस मामले में मेरे हिसाब से दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था। लेकिन इसके आगे हम तो 5 तारीख को हमारी रिट पिटिशन की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर आपका एप्लीकेशन एग्जिबिट बन के हमारे पास आता है, इसलिए मैंने वो फॉर्मेट दिया है। आपका सिग्नेचर, आपका पूरा नाम वहां पे नीचे है, आपकी इंफॉर्मेशन टाइप्ड है, तो हम उसको एग्जिबिट बनाएंगे। विद दिस एश्योरेंस आई क्लोज दिस वीडियो। और मैं आपसे अपील करता हूं, आप बैंक से रिटायर हो गए,
आपने बैंक को सर्विस दी, आपकी ग्रेच्युटी आपके हक की है, वो लाखों में मिलनी है। आप आगे आइए, हम हमारे साथ है। कलेक्टिवली वी शैल फाइट एंड यस, कलेक्टिवली वी विल, हम इस ग्रेच्युटी को जीत के रहेंगे। और इसलिए हम लड़ते हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं यहीं पे रुकता हूं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की लिंक इस ग्रुप के नीचे दे रहा हूं। धन्यवाद।